बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है और जब बच्चों का सही से शैक्षिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होगा, तो देश अपने आप वैसे ही आगे बढ़ेगा। और इन्हीं बच्चों का सही से विकास कैसे होगा जब इनको अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी तो विकास होगा। इसी के लिए पीएम मोदी ने अब जो प्रधानमंत्री श्री योजना है, वो शुरू की है। तो आइए चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है देखिए। प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये 5/9/2022 को योजना इन्होंने शुरू की है। इसका प्रमुख उद्देश्य है स्कूलों का उन्नयन मतलब स्कूलों की उन्नति करना, उनका विकास करना। और ये किस विभाग के अंतर्गत आएगी योजना? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। और वर्तमान अपने जो शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। और इस योजना के लिए अभी तक पूरे भारतवर्ष में से जो स्कूल सेलेक्ट किए हैं उनकी संख्या है 14,500। इन सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसकी फंडिंग केंद्र सरकार ही करेगी। इनकी फंडिंग कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। अब मुख्यतः इस पीएम श्री योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा मॉडर्न तरीके के साथ साथ शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। यानी बच्चे को सभी तरीके से एजुकेशन दी जाएगी, यानी चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, भावनात्मक हो या सामाजिक और आध्यात्मिक, सभी तरीके से ध्यान रख के उसको एजुकेशन दी जाएगी ताकि वो हर तरफ से उसका विकास हो। और सबसे बड़ी चीज़, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव किया है। अब पीएम श्री जो स्कूल योजना है उसमें क्या होगा, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको पूरी तरह से इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन विद्यालयों में, ताकि भारत के लाखों छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। और इस इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या होगा, मॉडर्न यानी आधुनिक जो बदलाव है वो किए जाएंगे और उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो नई टेक्निक्स यूज ली जाएगी यानी नई तकनीकें, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो देखिए। पीएम श्री योजना की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये आदर्श विद्यालय यानी मॉडल स्कूल होंगे और जो पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके अनुरूप ही होंगे। यानी उनको जो एजुकेशन मिलेगी उस पर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नए कानून आए थे, जो नए नियम आए थे, उस हिसाब से ही इनको एजुकेशन दी जाएगी। और इन जो 14,500 विद्यालय, इनको फंडिंग जो करेंगे, फाइनेंशियली जो भी फंडिंग होगी वो केंद्र सरकार ही करेगी। पीएम श्री स्कूलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाएंगे और स्कूल की बिल्डिंग्स को अपग्रेड किया जाएगा। इनके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप इनको डाला जाएगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब है, एडवांस लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है और अन्य कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग किया जाता है तो वो भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड कर दी जाएगी। इन स्कूलों में पढ़ने पढ़ाने, सीखने सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल, ट्रांसफॉर्मेशनल और होलिस्टिक यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड मेथड यूज़ लिए जाएंगे, जिसमें इंडोर, आउटडोर और हर तरह की एक्टिविटी शामिल होगी। यानी इसमें मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पे ही ध्यान दिया जाएगा। प्रैक्टिकल प्लस और उनका जो इम्प्लीमेंट कैसे होता है उसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन स्कूलों में डिस्कवरी ओरिएंटेड और लर्निंग सेंट्रिक टीचिंग मेथड लागू होगा। यानी इस तरीके से पढ़ाई जाएगी बच्चों में नई चीज़ें सीखने के लिए और खोज करने की क्षमता विकसित हो। यानी डिस्कवरी ओरिएंटेड का मतलब क्या है? खोजी बना जाएगा आपको, यानी खोज करने की क्षमता विकसित हो जाएगी बच्चों में। और लर्निंग सेंट्रिक मतलब ये चीज़ कैसे हुई, यानी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बच्चे को इंटरेस्ट आएगा उसमें। और उससे क्या होगा, उसके रटने की जो प्रवृत्ति होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और रटने की जो चीज़ कम करने के लिए उसके लिए क्या होगा, खेल खेल में सीखने यानी टॉय बेस्ड टीचिंग भी यहाँ पर शुरू की जाएगी। अब इसमें देखिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल की भी सुविधाएं इनमें लागू होगी, ताकि क्या होगा कि स्पोर्ट्स
और गेम्स के अंदर भी जो बच्चे हैं वो आगे उनको ओलंपिक्स और या जो भी बड़े दर्जे के जो खेल होते हैं उनमें उनको मौका मिले, यानी स्पोर्ट्स में भी भारत आगे जाए। PM3 में क्या है, स्कूल में आर्ट्स रूम भी होंगे, यानी आर्ट रूम का मतलब है उनको बच्चों को क्रिएटिव और पर्सनैलिटी डेवलप करना, उनकी क्रिएटिव बनाने के, और आर्ट भी उनके बचपन से ही डेवलप हो जाएगा, इसलिए इनके आर्ट रूम भी होंगे। इन स्कूलों में ग्रीन स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा। ग्रीन का मतलब कि भाई प्रकृति को बचाने के लिए भी इनको समय समय पर जो चीज़ें सिखाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि भारत में इनके कैंपस में देखिए इस तरह तैयार होंगे कि जहाँ पर जल संरक्षण से लेके कूड़े की रिसाइकलिंग, बिजली की बचत का ख्याल रखा जाएगा। तो ये आपका सबसे बढ़िया पॉइंट है, ग्रीन स्कूल के रूप में भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें क्या होगा आपके जल को संरक्षित करना, कूड़े की रिसाइकलिंग करना, बिजली को बचाना, और भी जो कि जिससे अपन देश को हरा भरा बना सकें, प्रकृति को बचा सकें, वैसी चीज़ें सिखाई जाएगी। PM3 स्कूल का पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो बच्चों को ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को बढ़ा दे। ऑर्गेनिक मतलब आप सोच सकते हो, मतलब नेचुरल लाइफस्टाइल, मतलब बच्चे अपने हिसाब से लाइफस्टाइल जिए, ना कि दूसरों को देख के या जैसे बनावटी वैसे। और हर क्लास में हर बच्चे पर फोकस होगा, और हर बच्चा कितना सीख पा रहा है उसको हर लेवल पर असेसमेंट होंगे, जिन्हें परखा जाएगा कि बच्चों को ये पता है या नहीं, या जो वो सीख रहे हैं उन्हें असल जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर हर बच्चे पर अलग से फोकस किया जाएगा। अब ये तो जो आपकी थी प्रधानमंत्री सी योजना, अब इसमें बार बार आपके जिक्र हो रहा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि अभी तीसरी बार लागू हुई है 2020 में। तो आज ये इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसको हिंदी में अपन कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह पहली बार आपके 1968 में लागू हुई थी, उसके बाद 1986 में लागू हुई थी, यानी पहली शिक्षा नीति जो लागू हुई थी आपके 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई थी आपके 1986 में। और इसी को ही डेवलप किया गया, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था, और जिसको नाम दिया गया था 1992 में। तो इसको दूसरी शिक्षा नीति के अंतर्गत ही लिया गया था, जिसको 86/92 भी कहा जाता है। अब सबसे जो बड़ा बदलाव वो अब 2020 के अंदर किया गया है, नई शिक्षा नीति, और इस टाइम ही शिक्षा मंत्रालय भी बनाया गया था। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था। नई शिक्षा नीति आपकी लागू हुई है 2020 में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। नई शिक्षा नीति क्यों लागू हुई ये देखिए। इसमें सबसे पहले स्कूल का अभी तक जो भी पैटर्न चला रहा था वो क्या था, 10+2 सिस्टम, यानी अभी तक जो अपना सिस्टम था 10वीं क्लास, उसके बाद में आप अपने हिसाब से साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट ले सकते थे। उसके बाद आपको 2 क्लासेस पढ़नी पड़ती थी, 11th और 12th। तो अभी तक तो यही सिस्टम चला हुआ आ रहा था। इसके अनुसार देखिए कक्षा 1 से 10 तक सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के विषय पढ़ने पड़ते थे, और आखिर के 2 साल यानी कक्षा 11 और 12वीं में आप क्या आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ले सकते थे। साइंस में भी आपके क्या है, बायोलॉजी और मैथ्स, यानी आपके पास ये सिर्फ 4 ही चॉइसेस थी। अब जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं देखिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 के पैटर्न को बिल्कुल बदल लिया गया। इस पैटर्न को क्या किया गया, 5+3+3+4, यानी 5+3+3+4, यानी इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। शुरू के जो 5 साल होंगे उसको फाउंडेशन स्कूल या फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। उसके बाद जो 3 साल का जो पीरियड होगा उसको प्रीपेटरी स्कूल या स्टेज कहेंगे। और उसके बाद जो 3 साल का लेवल होगा उसको मिडिल स्कूल या मिडिल स्टेज कहेंगे। और ये जो 4 साल का सेकेंडरी स्कूल है इस उसको सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। यानी यह 5 साल का फाउंडेशन स्कूल, 3 साल का प्रीपेटरी, 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी स्कूल। अब देखते हैं फाउंडेशन स्टेज या स्कूल में आपके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस स्टेज में क्या होगा, 3 साल प्राइमरी स्कूल के और 2 साल कक्षा 1 और 2 के। अभी तक क्या हो रहा था, सीधा ही बच्चा पहली क्लास में प्रवेश ले रहा था। ये जो 3 साल का सिस्टम है, जैसे नर्सरी, LKG, UKG जो है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में था। LKG, UKG और नर्सरी, या अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग भी बोलते हैं। उसके बाद आपको
पहली क्लास में प्रवेश दिया जाता था, उसके बाद दूसरे में। ये अभी तक प्राइवेट में ही होता जा रहा था, लेकिन अब ये सब गवर्नमेंट स्कूल में भी ये रूल अप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए, पहले गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 1 से ही एडमिशन होते आ रहे थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 साल का प्राइमरी स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल में जोड़ा गया है, जो पहले सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही हुआ करता था। तो अब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी पहले ये 3 साल फाउंडेशन के दौर पर ये 3 क्लासें पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद उनका फर्स्ट और क्लास सेकंड पढ़ेंगे वो। तो 5 साल आपके ये हो गए। अब प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करेंगे, ये तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पाँचवीं क्लास पढ़ाई करेंगे। मिडिल में ये क्लास 6, 7 और 8 करेंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज का मतलब यहाँ पर आप 4 क्लास पढ़ोगे, 9, 10 और 11 और 12। अब यहाँ पर आप पहले जो है आपको 11th क्लास में जो सब्जेक्ट चेंज करते थे वो आप 9वीं क्लास में ही सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें 4 साल यानी कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। अब कक्षा 9 से ही आप अपना पसंदीदा विषय को पढ़ सकते हो। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आप आर्ट्स, साइंस या उसमें से एक ही ले सकते हो। अगर मान लो आपको साइंस भी पढ़नी है और आर्ट्स भी पढ़नी है, तो आप दोनों के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके उसकी पढ़ाई जारी रख सकते हो। आपके ऊपर कोई एक फिक्स सब्जेक्ट लेने की कोई दबाव नहीं रहेगा आपके ऊपर। अब इसमें देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी इन्होंने चेंजेस किए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इन्होंने क्या किया है, नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्ज़ाम को शामिल किया गया है, लेकिन इसकी महत्वता को कम कर स्टूडेंट के संपूर्ण ज्ञान और रुचि को महत्वपूर्ण रखा गया है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम को साल में 2 बार कराया जाएगा। पुरानी शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले क्या होता है, साल में 1 बार ही एग्ज़ाम होता था। अब क्या होगा, एग्ज़ाम 2 बार होगा। और इसका भी एक शर्त है, यदि कोई स्टूडेंट किसी विषय में कमज़ोर है, तो ऐसे में वह उस स्टूडेंट को उस विषय से कम लेवल का विषय चुनकर परीक्षा देने का भी ऑप्शन रहेगा। यानी मान लो कोई स्टूडेंट्स मैथ्स में कमज़ोर है, लेकिन उसको मान लो संस्कृत इजीली समझ में आ रही, तो वो सब्जेक्ट चेंज कर से उससे एग्ज़ाम दे सकता है। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताए, सब्जेक्ट कोई दूसरे भी हो सकते हैं। यानी उस विषय से कम लेवल के सब्जेक्ट को जो उसको मान लो इजीली समझ में आ रहा है, तो वो उसको चेंज कर के उससे भी एग्ज़ाम दे सकता है। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या होगा, आप साइंस के साथ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटी विषय के साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। तो आपको पहले बाउंडेशन था कि भाई साइंस के साथ सिर्फ साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको सबसे पहले लाने के लिए सबसे बड़ा कारण ये था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था भारत का, वो बहुत ही कम आ रहा था। वो लगभग सेकेंडरी लेवल तक 56% ही आ रहा था। ये एक बार आपको समझाते हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गोल्स, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। सपोज करो आपके पहली क्लास में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, अब वो 5वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते 5वीं क्लास में मान लो 100 बच्चे थे, पहली से 5वीं तक आपको 100 बच्चे पहुँच गए 5वीं में भी। अब 5वीं से जो मिडिल तक है वो मान लो आपके 90 बच्चे ही पहुँचे, यानी 10 बच्चों ने स्कूल छोड़ दी किसी विशेष कारण से, या उनको पढ़ाई समझ में नहीं आई उस वजह से। तो अब आपके मिडिल लेवल तक कितने बच्चे हो गए, 90। अब यही मान लो आपके 10वीं तक पहुँचते पहुँचते ये बच्चे हो गए आपके 70, और यही बच्चे 12वीं के लेवल तक पहुँचते पहुँचते कितने हो गए आपके 56। तो अभी जो लेवल है ये है कि शुरुआती दौर में 100 ने एडमिशन लिया था, लेकिन ये सेकेंडरी स्टेज तक पहुँचते पहुँचते इनकी संख्या क्या हो गई, 56, यानी 56% हो गई। यहाँ पर 100% बच्चे थे, उनका लेवल लगभग 12वीं तक पहुँचते पहुँचते या 10वीं तक पहुँचते पहुँचते 56 हो गया। इस लेवल को इंक्रीज करने के लिए, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने जो इस पॉलिसी में बदलाव किया है, और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया ताकि हर बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। देखिए, शिक्षा नीति 2035, यानी 2035 आने तक क्या है, सरकार ने कुछ शकल नामांकन अनुपात लक्ष्यों को टारगेट रखा है। और इसका टारगेट क्या है कि सेकेंडरी स्कूल तक, सेकेंडरी मतलब 10th तक, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% तक पहुंचाना है। अभी तक 2020 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत कम है, वो कितना आपका 56.5% तक ही है। लेकिन इसको 2035 तक 100% तक पहुंचाना जरूरी है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई पहली क्लास में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो जो 10 तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 56 ही रहती है। वो उसका ये रीज़न माना जाता है कि भाई एजुकेशन थोड़ी टफ है,
और स्कूलों का भी इतना जो है उसमें मान लो उनके एजुकेशन क्वालिटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई और अब प्रधानमंत्री से योजना आ जाएगी तो उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है ये मैंने पहले आपको बता दिया है, इसकी अब थ्योरी देख लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि यदि 1000 स्टूडेंट्स में से 900 स्टूडेंट्स ने ही प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की तो इस हिसाब से प्राइमरी स्कूल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या हो गया, 90% हो गया। अब भारत में प्राइमरी स्कूल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी तक लगभग 90 से 100% के बीच ही है और कुछ राज्यों में यह 100% भी है। अब जैसे जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल का टाइम आता है तो ये रेशियो घटकर कितना हो जाता है, 56%। यानी स्टूडेंट्स अपनी प्राइमरी की पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं लेकिन जब सेकेंडरी की बारी आती है तो अधिकतम विद्यार्थी अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। और यही कारण है कि सेकेंडरी तक आते आते ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, 56% हो जाता है। और यही कारण है कि भारत की जो लिटरेसी रेट है वो नहीं बढ़ पा रही है। लिटरेसी रेट मतलब जो साक्षरता दर है, हिंदी में इसको कहते हैं साक्षरता दर। तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत यह 2035 तक सेकेंडरी स्कूल का जो ग्रेस रेशियो है वो 56 से बढ़ाकर कितना लक्ष्य रखा है, 100%, ताकि इसके बाद विद्यार्थी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। अब 2020 तक कॉलेज की पढ़ाई करने वालों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 26% ही है। देखिए आप सेकेंडरी से जो कॉलेज में आता था जो रेशियो बचता है वो 26% ही हो जाता है। और जब सेकेंडरी का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बैठेगा तो उच्च शिक्षा के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बैठेगा मतलब अगर रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, उच्च शिक्षा की ओर भी लोग बढ़ेंगे तो इससे ये 26% भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल जो है बच्चों को अपने शिक्षा कंप्लीट करने में बहुत मदद मिलेगी। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ और जोड़ी गई है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्या है, एक तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, दूसरी है हिंदी और तीसरी आपकी लोकल या रीजनल लैंग्वेज। यानी आप अभी तक जैसे पढ़ रहे थे, कोई मान लो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको इंग्लिश में ही करनी जरूरी थी, बट वैसा नहीं है। अब आप उसको हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हो। यानी जो आप कोर्स ले रहे हो वो आप इन तीनों भाषा में से कोई भी ऑप्शनल चूज करके कर सकते हो। आप पे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो अब देख पढ़ लेते हैं ये। नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषाओं को शामिल किया गया है जिसमें मातृभाषा है हिंदी, लोकल या रीजनल लैंग्वेज भाषा और एक इंग्लिश या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो कि मोस्टली अपन इंग्लिश ही यूज़ लेते हैं भारत में। इस नई शिक्षा नीति से स्टूडेंट्स अपनी मनपसंद भाषा का चयन कर उसी भाषा में अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। और इससे उनको ये ज़बरदस्ती जो इंग्लिश भाषा का जो चलन है, जो सदियों से चला रहा, वो थोड़ा कम हो जाएगा और अंग्रेजी सिर्फ एक विषय तक ही सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त अब प्राइमरी स्कूल में अपनी मातृभाषा में हिंदी या लोकल भाषा में बच्चे पढ़ पाएंगे, जिससे क्या होगा, छोटे बच्चे ये माना जाता है कि अंग्रेजी भाषा या दूसरी भाषा की तुलना में अपनी लोकल लैंग्वेज में बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसलिए ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी लाई गई है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।